वेरी वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स टू सुपरग्रेड सीयूईटी। मैं हूं पल्लवी मैम। और बच्चे, आज जो हम बात करने वाले हैं वो आपकी आने वाली साल भर के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। एग्जैक्टली अब हम उस स्टेज पे हैं कि हम 12th क्लास में एंटर कर चुके हैं। सीयूईटी 2025 का एग्जाम के लिए एक साल का हमारे पास वक्त बचा है। एग्जैक्टली बच्चे, सीयूईटी 2025 एग्जाम के लिए जब हम प्रिपेयर कर रहे हैं, हमने एक टारगेट सेट कर लिया कि हमें हमारी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। हमें मालूम है कि उस ड्रीम यूनिवर्सिटी में हमें एडमिशन लाने के लिए सीयूटी में बहुत अच्छा स्कोर लाना होगा। और सीयूटी में बहुत अच्छा स्कोर कैसे आएगा? जब हम एक स्ट्रैटेजी के साथ में तैयारी करें। तो बेटा, सुपर ग्रेड्स आपके लिए एक पूरी सीरीज लेकर आया है जिसमें आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट और गाइडेंस मिलने वाली है एक्सपर्ट फैकल्टी की तरफ से, जिसमें आपको सीयूटी एग्जाम के बेसिक से प्रो लेवल तक की सारी समझ आ जाएगी। तो बस इन सारे वीडियोस को, इन सारी सीरीज को फॉलो अप करना है। और बेटा, इसी सीरीज में सबसे पहले आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गई हूँ ज्योग्राफी एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस। हाँ बच्चे, आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ सीयूटी एग्जाम में एग्जाम पैटर्न क्या होता है, प्लस ज्योग्राफी डोमेन सब्जेक्ट के लिए सिलेबस आपको क्या पढ़ना है। तो बिना देर किए बेटा, मैं बिल्कुल जल्दी से स्टार्ट करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं आपको यहाँ समझा देती हूँ कि आपका एग्जाम का जो है पैटर्न क्या होता है। तो अगर बेटा एग्जाम पैटर्न की हम बात करें, तो सबसे बेसिक चीज जो आपको आनी चाहिए, वो आपको मालूम है कि आपके क्वेश्चंस किस टाइप के होने वाले हैं। बेटा, क्वेश्चंस होने वाले हैं मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्वेश्चंस कैसे होने वाले हैं? एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस, जैसे आप कहते हो मल्टीपल चॉइस, या कुछ लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, है ना। एक क्वेश्चन आपके सामने रहेगा जिसमें ए बी सी डी या 1 2 3 4 चार ऑप्शंस रहेंगे और उन चार में से कोई एक सही आंसर होगा। बहुत अच्छे से आप ये जानते हैं। अब ये जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, ये कई सारे टाइप्स के होते हैं। कैसे? डायरेक्ट एमसीक्यू हो सकता है, मैच द कॉलम टाइप के एमसीक्यूज हो सकते हैं, है ना। डिटेल में भी बेटा ये क्वेश्चंस को आप किसी एक वीडियो में, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तो अलग अलग जो क्वेश्चन पैटर्न्स हैं मैं वो बिल्कुल आपको दिखाऊंगी। यहाँ आप एक जनरल ओवरव्यू समझ लीजिए, है ना। तो डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है कि इस साल आया था पाइकरा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर प्लांट वाज बिल्ट इन विच ईयर। फोर ऑप्शंस दिए थे, 1928, 1932, 1947, 1951। आपको मालूम है उसमें से 1932 सही आंसर है, एक करेक्ट आंसर आपने मार्क कर दिया, डायरेक्ट आंसर। मैच द कॉलम टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक साइड में रेलवे के जोन्स दिए हुए हैं, दूसरे लिस्ट में उसके हेडक्वार्टर्स दिए हुए हैं, आपको मैच करने होते हैं। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस आ जाते हैं बच्चे, है ना। डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट्स दिए होते हैं और उन स्टेटमेंट्स में से आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि क्या सही स्टेटमेंट है। ऑप्शंस आपको दिए रहते हैं, 1 2 करेक्ट है। ठीक है। असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस कई बार आ जाते हैं, है ना। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो कुछ ऐसे अलग अलग तरह के क्वेश्चंस जो हैं बेटा, वो जो है आपको एग्जाम में देखने के लिए मिल जाते हैं। और सारे ही क्वेश्चंस होते हैं मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, यानी ए बी सी डी, इस तरह से आपको चार ऑप्शंस दिए होंगे और इन चारों ऑप्शंस में से सिर्फ एक आंसर होगा जो आपका करेक्ट होने वाला है ना। बहुत ही बेसिक सी बात बताई है मैंने। अब मैं इस एग्जाम पैटर्न के साथ ही आपको मार्किंग स्कीम भी समझा देती हूँ। ठीक है, अगर हमें समझना है कि सीयूईटी में मार्किंग स्कीम किस तरह से होती है, तो बेटा बहुत सिंपल सी चीज है, परेशान नहीं होना है। देखिए, इन टोटल क्वेश्चन पेपर जब आपको मिलता है, तो टोटल आपको कितने क्वेश्चंस मिलते हैं? आपको टोटल मिलते हैं 50 क्वेश्चंस। ठीक है, आपकी क्वेश्चन बुकलेट में, क्वेश्चन पेपर में इन टोटल होते हैं 50 क्वेश्चंस। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में यूजुअली क्वेश्चन पेपर आपका रहता है। इसमें से आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं? आपको अटेम्प्ट करने हैं 40 क्वेश्चंस। ठीक है, 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, यानी ओवरऑल 50 क्वेश्चंस दिए हैं, उसमें से कोई भी 40 क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। शुरू के 10 छोड़ सकते हो, बाद के 10 छोड़ सकते हो, रैंडमली कोई भी 10 क्वेश्चन ना अटेम्प्ट करो, ये भी चलेगा। अप टू यू। जिन क्वेश्चंस में आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा सा अनश्योर हूं या मुझे बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन नहीं आता है, उस क्वेश्चन को आप स्किप कर सकते हैं और सिर्फ 40 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। मार्किंग की अगर मैं बात करूं, फॉर एवरी करेक्ट आंसर आपको मिलते हैं, कितने मार्क्स मिल जाते हैं बेटा? यू गेट +5। ठीक है, अगर आप हर आंसर का सही जवाब देते हैं, जो भी आपने सही दिया है उसके लिए आपको मिलने वाले हैं +5। और रॉन्ग आंसर के लिए बेटा नेगेटिव मार्किंग भी है।
ये बात बहुत ध्यान रखनी है कि अगर आप गलत आंसर मार्क करके आते हैं, सपोज सही आंसर था ऑप्शन ए, आपने मार्क करा है ऑप्शन बी, आपने गलत आंसर मार्क किया है, आपके नंबर वहां कटने वाले हैं, यू विल गेट अ नेगेटिव ऑफ -1। ठीक है, यानी कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर होती है। ये बहुत ध्यान रखना है बच्चों को बात, कि गलत आंसर नहीं मार्क करके आएंगे, नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। तो हर सही आंसर के लिए है +5 और हर गलत आंसर के लिए -1। इससे हमें क्या क्लियर हो जाता है, टोटल मैक्सिमम मार्क्स कितने हो गए। तो टोटल मार्क्स जो है आपके 200 मार्क्स का आपका एग्जाम होता है, और हम टारगेट लेकर चल रहे हैं पूरे के पूरे 200 मार्क्स स्कोर करने का। आ गई ये बात सभी को समझ में। देखिए मार्किंग स्कीम बहुत क्लियरली मैं समझा चुकी हूँ। इन टोटल 50 क्वेश्चंस आते हैं, 40 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, +5 फॉर एवरी करेक्ट आंसर, -1 फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। टोटल पेपर हो जाता है 200 मार्क्स का, है कि नहीं। देखिए अगला क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों के मन में ये रहता है कि मैम एग्जाम ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन होगा। तो बेटा अब इसे हम कंफर्म इसलिए नहीं कह सकते हैं क्योंकि सीयूईटी ने 2022 और 2023 2 सालों में इस एग्जाम को कंप्लीटली ऑनलाइन मोड में कंडक्ट करवाया था। वहीं सीयूईटी 2024 में हमें देखने मिला है कि ये एग्जाम ऑफलाइन मोड में कंडक्ट हुआ है। तो श्योरिटी से कुछ नहीं कहा जा सकता, बट मैं ये जरूर बता दूं कि कुछ भी उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। आप इन सब बातों को टेंशन ना लीजिए, अपनी पढ़ाई पर और तैयारी पर फोकस कीजिए। ठीक है, अब ये बेसिक चीज हम समझ चुके हैं। इससे आगे बढ़कर थोड़ा सा हम ध्यान दे देते हैं सिलेबस पे। हाँ जी बच्चे, अब मैं आपको बताने वाली हूं कि ऑफिशियली एनटीए ने ज्योग्राफी डोमेन सब्जेक्ट के लिए क्या सिलेबस स्पेसिफाई किया है। तो बेटा सबसे पहली चीज आप जानते हो कि आपके पास 2 बुक्स है। पहली है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, फर्स्ट बुक है फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। उसमें इन टोटल आपको कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, यहां पर अभी आप ध्यान से देख लीजिए। सबसे पहला चैप्टर है ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप। आपकी बुक का सबसे फर्स्ट चैप्टर जो है ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप, उसे आपको पढ़ना है। सेकेंड आ जाता है यूनिट वाइज, अगर यहाँ देखें पीपल, तो आपकी बुक का जो सेकेंड चैप्टर है पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ, ये जो है आपका सेकेंड चैप्टर हो जाता है। ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 1, ये हो गया आपका चैप्टर नंबर 2। देन पॉपुलेशन चेंज, स्पेशल पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर, डिटर्मिनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज, और एज सेक्स रेशियो, रूरल अर्बन कंपोजिशन। ये सब कहाँ आ जाता है बच्चे, ये आ जाता है चैप्टर नंबर 3 है आपका। ठीक है, जो कि आपकी बुक में डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है। ठीक है, ये चैप्टर है पॉपुलेशन कंपोजिशन। एनसीईआरटी सिलेबस में से, एनसीईआरटी बुक्स में से ये डिलीटेड चैप्टर है, बट सीयूईटी एग्जाम के लिए आपको पढ़ना होता है। ये चैप्टर हो गया पॉपुलेशन कंपोजिशन। ठीक है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। सुपरग्रेड्स ने अगर आपको बताया है कि ये चैप्टर आता है, सीबीएसई से रिलेटेड सिलेबस है, हम आपको पढ़ा कर देंगे, हम सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवा कर देंगे, है ना, परेशान नहीं होना है। अगला फोर्थ चैप्टर जो है वो है ह्यूमन डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट, सिलेक्टेड इंडिकेटर्स, इंटरनेशनल कंपैरिजन, ये सारी चीजें। तो ये एग्जिस्ट करता है चैप्टर आपकी बुक में, आपकी बुक का हो जाएगा ये चैप्टर नंबर 3। अगला जो चैप्टर आ जाता है दैट इज प्राइमरी एक्टिविटीज, है ना। यहां देखें तो चैप्टर नंबर 5, आपकी बुक से देखें तो चैप्टर नंबर 4। प्राइमरी एक्टिविटीज में कॉन्सेप्ट, चेंजिंग ट्रेंड, किस तरह से अलग अलग प्राइमरी एक्टिविटीज प्रैक्टिस की जाती हैं, जैसे हंटिंग एंड गैदरिंग, पैस्टोरल नोमैडिज्म, एग्रीकल्चर में इंटेंसिव एग्रीकल्चर, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर, एक्सटेंसिव कमर्शियल एग्रीकल्चर, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, मेडिटेरेनियन एग्रीकल्चर, या फिर डेयरी फार्मिंग की बात कर लें। उसके अलावा हम माइनिंग की बात कर लें, ओपन कास्ट माइनिंग, शाफ्ट माइनिंग, ये सारे ही कॉन्सेप्ट्स प्राइमरी एक्टिविटीज वाले चैप्टर में आ जाते हैं आपके लिए। चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम योर बुक। अगला जो चैप्टर है वो है सेकेंडरी एक्टिविटीज, ठीक है, जिसमें हम मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, इंडस्ट्रीज के बारे में बात करते हैं। देन हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 7, जो आपकी बुक का चैप्टर 6 है, टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी एक्टिविटीज। ये दोनों चैप्टर्स आपकी बुक में, यहाँ पे अलग अलग पॉइंटर्स बने हुए हैं, आपकी बुक में कंबाइंड चैप्टर है टर्शियरी एंड
क्वार्टरनरी एक्टिविटीज। बेटा जितना भी सिलेबस दिया हुआ है सब कुछ एनसीईआरटीज में कवर किया हुआ है और क्वेश्चंस भी सीधा एनसीईआरटी से ही आते हैं। तो आपका एक सोर्स रहेगा पढ़ने के लिए एनसीईआरटी, और ये ऑफिशियल सिलेबस है जो कि एनडीए ने प्रोवाइड किया हुआ है ना। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, तो लैंड ट्रांसपोर्ट, रोड, रेलवे, रेल नेटवर्क, ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवेज, वाटर ट्रांसपोर्ट, इनलैंड वाटरवेज, मेजर ओशन रूट्स, एयर ट्रांसपोर्ट्स एंड ऑयल एंड गैस पाइपलाइन, सैटेलाइट कम्युनिकेशन एंड साइबर स्पेस। ये कलेक्टिवली आपकी बुक का एक चैप्टर है। ठीक है, आपकी बुक का जो चैप्टर है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, चैप्टर नंबर 7, ये वहीं से आता है। यहां देख लेंगे तो चैप्टर नंबर 8 हो जाएगा। और ये है चैप्टर नंबर 9, जो आपकी बुक का चैप्टर नंबर 8 है, ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड। ये अगला चैप्टर हो जाता है जिसमें हम बेसिक्स पढ़ते हैं कि ट्रेड क्यों किया जाता है, कैसे टर्म्स ऑफ ट्रेड डिसाइड होते हैं, क्या फैक्टर्स हैं जो इंटरनेशनल ट्रेड को अफेक्ट करते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, डब्ल्यूटीओ क्या है, ये सारी चीजों पे इस चैप्टर में डिटेलिंग दी गई है। अगेन ह्यूमन सेटलमेंट्स, दिस इज बुक 1, फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। यहाँ पर ह्यूमन सेटलमेंट्स वाले चैप्टर को जो है एनसीईआरटी ने बेटा डिलीट किया हुआ है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम सिलेबस से, बट आपका जो सीयूईटी का सिलेबस है वहां ये चैप्टर पूछा जाएगा। चैप्टर नंबर 10 हो जाता है ये बुक 1 से। रूरल एंड अर्बन, मॉर्फोलॉजी ऑफ सिटीज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेगा सिटीज। ह्यूमन सेटलमेंट से साथ में अर्बन सेटलमेंट कैसी होती है, रूरल सेटलमेंट कैसी होती है, क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी होती हैं अलग अलग सेटलमेंट्स को, क्या डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ अर्बन सेंटर्स होते हैं, सारी की सारी डिस्क्रिप्शन, मेगापोलिस, टेक्नोपोलिस, ऐसे नए नए कॉन्सेप्ट्स भी आपको इस चैप्टर में पढ़ने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम देख पा रहे हैं बेटा कि इन टोटल आपके पास में 10 चैप्टर्स हैं, जिसमें से 8 चैप्टर्स डायरेक्टली आपकी बुक में दिए हुए हैं और 2 चैप्टर्स ऐसे हैं जो एनसीईआरटी से डिलीटेड हैं या सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के सिलेबस से डिलीटेड है। सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के लिए वो 2 चैप्टर्स नहीं पढ़ने होंगे और वो 2 चैप्टर्स हैं ह्यूमन सेटलमेंट, और यहां पर अगर आप देख लेंगे तो पॉपुलेशन कंपोजिशन। ठीक है, ये वाला जो चैप्टर है आपको सीबीएसई एग्जाम बोर्ड्स के लिए नहीं पढ़ना है, बट सीयूटी एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस बनते आए हैं। ठीक है, बुक 2 पर चल देते हैं। इंडिया, पीपल एंड इकोनॉमी। ऑलमोस्ट चीजें वही हैं, पॉपुलेशन पढ़ रहे हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं, प्राइमरी सेकेंडरी एक्टिविटीज पढ़ रहे हैं। लेकिन यहां देखो, टाइटल देख लो बुक का, ये है इंडिया, पीपल एंड इकोनॉमी। तो यहाँ जो चैप्टर्स हैं बच्चे इंडिया के स्पेसिफिक आपको इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ने होंगे। ठीक है, सबसे पहला चैप्टर अगेन पीपल, पॉपुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डेंसिटी एंड ग्रोथ, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, लिंग्विस्टिक, रिलीजियस, रूरल अर्बन कंपोजिशन, रीजनल वेरिएशन। इंडिया की पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, इंडिया में पॉपुलेशन डेंसिटी कैसी है, इंडिया में पॉपुलेशन ग्रोथ किस तरह से पॉपुलेशन का कंपोजिशन है, कितने लोग रूरल एरियाज में रह रहे हैं, अर्बन एरियाज में रह रहे हैं, ये सारा जो कंपोजिशन है और पॉपुलेशन की स्टडी है, ये आपके चैप्टर 1 का पार्ट बन जाता है। यहाँ जो चैप्टर 2 है वो है स्पेसिफिकली माइग्रेशन पे फोकस करता हुआ, किन कारणों से लोग एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर जाकर शिफ्ट होते हैं, पुल फैक्टर्स क्या होते हैं, पुश फैक्टर्स क्या होते हैं, विमेन के लिए पुश फैक्टर्स कौन से हैं, मेल्स के लिए पुश फैक्टर्स क्या हैं, इंडिया के स्पेसिफिक, और इंडिया के सेंसस में किन किन तरहों से माइग्रेशन को मेजर किया गया, ये सारी चीजें इस चैप्टर का कंटेंट बना देती हैं। देन ह्यूमन डेवलपमेंट ऐसा चैप्टर है जिसका बेसिक ऑलरेडी आप बुक 1 में पढ़ चुके हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट के अलग अलग पिलर्स क्या है, अप्रोचेस क्या है, इंडिया की ह्यूमन डेवलपमेंट जर्नी किस तरह से रही है, सिलेक्टेड इंडिकेटर्स और रीजनल पैटर्न्स। ठीक है, कि क्या क्या चीजें इंडिकेट करती है, हेल्थ लेवल्स, एजुकेशन लेवल्स, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सारी चीजें ह्यूमन डेवलपमेंट वाले चैप्टर में आपको इंडिया स्पेसिफिक पढ़ने मिलेंगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो चैप्टर माइग्रेशन है प्लस ह्यूमन डेवलपमेंट है, ये 2 ऐसे चैप्टर्स हैं बच्चे डिलीटेड हैं सीबीएसई से। ठीक है, अगेन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स में ये नहीं पूछे जाएंगे, बट आपको सीयूटी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना होगा, है ना। फिर हम आ जाते हैं अगले चैप्टर पे, पॉपुलेशन, एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट। तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट का ही पार्ट बन जाता है। अगर आपकी टेक्स्ट बुक के हिसाब से देखें तो अगला चैप्टर आ जाता है ह्यूमन सेटलमेंट, जो आपकी बुक में चैप्टर नंबर 2 है, बट यहाँ पर बन जाता है आपका चैप्टर नंबर 4, रूरल सेटलमेंट टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशंस, अर्बन सेटलमेंट्स और रूरल सेटलमेंट्स इंडिया में किस तरह से, वो सारा डिस्क्रिप्शन इस चैप्टर में पढ़ने के लिए मिल जाएगा। आगे बढ़ेंगे तो रिसोर्सेस के बारे में, यू स्टडी अबाउट लैंड रिसोर्सेस,
वाटर रिसोर्सेज के बारे में आप पढ़ेंगे, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे, इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ेंगे और इस रिसोर्स की प्लानिंग इंडिया में कैसी होती है इसके बारे में पढ़ेंगे। ये सारे चैप्टर्स बच्चे, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 लैंड रिसोर्सेज, कैसे अलग अलग तरह के लैंड होते हैं, कल्टीवेबल लैंड, अनकल्टीवेबल लैंड, फैलो लैंड, इसका रिकॉर्ड कौन मेंटेन करता है, क्या चेंजेस आए हैं उस लैंड यूज में। इंडिया में इस लैंड पे सबसे ज्यादा क्या प्रैक्टिस किया जाता है, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर कौन कौन से स्पेसिफिक क्रॉप्स है, सभी चीजें और सभी डिस्क्रिप्शन आपको इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। फिर वाटर रिसोर्सेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर्वाइवल के लिए, पानी का होना, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, कितना वाटर अवेलेबल है फॉर कंजम्पशन, किस तरह से वाटर पोल्यूट हो रहा है, किस तरह से वाटर को सेव किया जा सकता है, ये सारी चीजें आपको वाटर रिसोर्सेज वाले चैप्टर में पढ़ने के लिए पता चल जाती है। कितने मिनरल्स हैं इंडिया में, आयरन की बात कर लो, मैंगनीज की बात कर लो, कॉपर की बात कर लो, बॉक्साइट की बात कर लो, या फिर फ्यूल मिनरल्स की बात कर लो, कोल, पेट्रोलियम, या फिर रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर लो, जैसे कि सोलर पावर, थर्मल पावर, सोलर पावर या फिर विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, इन सारी चीजों का डिस्क्रिप्शन आपको चैप्टर नंबर 7 जो है आपके सीयूटी सिलेबस का वहां मिलता है। और ये सारे कंटेंट आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में ही है। अब ये सारे जो रिसोर्सेज प्रोड्यूस हो चुके हैं, इनको अल्टीमेटली यूज करने के लिए इंडस्ट्रीज में भेजा जाता है प्रोसेस करने के लिए, और वही हम पढ़ लेते हैं चैप्टर 8 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में। बट अगेन ये वो चैप्टर है जो कि डिलीटेड है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के सिलेबस से। अब तो आप इस बात को समझ ही गए होंगे, है ना। फिर हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 9 पे, किस तरह से इंडिया ने अपनी डेवलपमेंट जर्नी को प्लान किया है। हम सभी जानते हैं कि जब कॉलोनियल एरा में इंडिया एक ब्रिटिश कॉलोनी था, इंडिया डेवलप नहीं कर पा रहा था। 1951 में इंडिपेंडेंस मिलते से ही किस तरह से प्लानिंग कमीशन स्टैब्लिश हुआ, किस तरह से हिल एरिया प्लानिंग, टारगेट एरिया प्लानिंग, टारगेट सेक्टर प्लानिंग, किस तरह से इंडिया में अलग अलग एरियाज में प्लानिंग की गई, किस तरह से सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस किया गया। स्पेशल केस स्टडीज दी हुई हैं, भारमौर ट्राइबल रीजन जो कि हिमाचल प्रदेश में है, और इंदिरा गांधी केनाल एरिया जो कि राजस्थान में है। दो रीजन्स पे फोकस करके इंडिया में किस तरह से प्लानिंग और डेवलपमेंट पे काम किया गया है वो इस चैप्टर में आपको पढ़ने के लिए मिल जाता है, राइट। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला चैप्टर आपको मिल जाता है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, जो बन जाता है आपका चैप्टर नंबर 9। इंडिया स्पेसिफिक रोडवेज के क्या हाल है, रेलवेज के क्या हाल है, इंपॉर्टेंट रेलवे ट्रैक्स कौन से हैं, वाटरवेज, इंडिया के मेजर 5 इनलैंड वाटरवेज कौन से हैं, प्लस एयरलाइंस, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का डेवलपमेंट इंडिया में किस तरह से हुआ, ये आप यहां पढ़ लेते हैं। और इंडिया का इंटरनेशनल ट्रेड का स्टेटस किस तरह से रहा है, ये सारा आप पढ़ लेते हैं इंटरनेशनल ट्रेड वाले चैप्टर में, ठीक है। किन कमोडिटीज को हम ज्यादा एक्सपोर्ट करते थे, किन कमोडिटीज को हम कम एक्सपोर्ट करते थे, ट्रेड का पैटर्न किस तरह से चेंज हुआ है, मेनली किन कंट्रीज के साथ ट्रेड होता है, ये सारी चीजें हम यहां पढ़ लेते हैं, ठीक है। सो ये 10, ये 11 और फाइनली ज्योग्राफिकल पर्सपेक्टिव ऑन सिलेक्टेड इश्यूज। इसमें हमारा फोकस है कि पॉल्यूशन वर्ल्ड में किस तरह से बढ़ रहा है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन, अर्बन वेस्ट डिस्पोजल, इन सारी चीजों पर जो फोकस है वो आपको लास्ट चैप्टर में मिलेगा। और ये चैप्टर आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में प्रॉपरली दिया हुआ है, ठीक है। देखिए एक एक करके मैंने सारे चैप्टर्स का इन जनरल क्या उसमें कंटेंट होगा, क्या आपको पढ़ना है, कहां से आपको पढ़ना है, सभी चीजें एक्सप्लेन कर दी हैं। अगर हम कंक्लूड करें सिलेबस को, ठीक है, तो बुक 1 से आपको टोटल पढ़ने हैं 10 चैप्टर्स, जिसमें से 8 चैप्टर्स आपकी बुक में है, 2 चैप्टर्स डिलीटेड हैं। बुक 2 से आपको पढ़ने हैं टोटल 12 चैप्टर्स, जिसमें से 9 चैप्टर्स डायरेक्टली आपकी बुक में दिए हुए हैं और बचे हुए 3 चैप्टर्स जो हैं डिलीटेड हैं। बट वरी नॉट, एनसीईआरटी का ही पार्ट है, एनसीईआरटी उसका पीडीएफ आपको मिल जाता है, तो परेशान नहीं होना है। इन टोटल बच्चे 22 चैप्टर्स जो हैं आपको सीयूईटी के लिए ज्योग्राफी डोमेन सब्जेक्ट में प्रिपेयर करना होता है। सिंपल सी चीज है, यू हैव इन टोटल कितने चैप्टर्स हैं, 22 चैप्टर्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं सीयूटी 2025 के एग्जाम के लिए। अब इन चैप्टर्स को कैसे इजीली पढ़ा जाए, 6 महीने या साल भर की हमारी स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए, किस तरह से हमारी प्रिपरेशन होनी चाहिए, रिविजन्स, प्रैक्टिस, एवरीथिंग, इसके लिए you'll have to stay tuned with Supergrads family and worry not, ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ हम आपके सामने आते रहेंगे।
कीप स्टडिंग, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।